नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत पहले एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में गुलजार साहब का एक डायलॉग था। उन्होंने लिखा था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन ये भी सच है कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारे अपनों की जिंदगी बहुत लंबी हो। लेकिन ज़िंदगी जब लंबी यानी जब उम्र बढ़ जाती है तो उसके साथ बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने ये भी देखा है कि वो दिक्कतें जो उम्र बढ़ने के साथ आया करती थीं, कुछ मामलों में कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि वही कंडीशन या वही बीमारियां कम उम्र में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अमूमन अब भी यही माना जाता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती उम्र के साथ ही होती हैं। उनमें से एक डिमेंशिया और उसी का एक प्रकार एल्जाइमर्स है। अगर आंकड़ों की बात करें तो WHO के आंकड़े ये बताते हैं कि हर 3 सेकंड में एक व्यक्ति में डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो विश्व भर में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को डिमेंशिया है। ये आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 7.5 करोड़ और 2050 तक तिगुना यानी लगभग 13.5 करोड़ हो जाएगा। डिमेंशिया के जो कुल मामले आते हैं उसमें से बड़ी संख्या ऐसी है, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनमें इसका कारण अल्जाइमर रोग होता है। एक शायर हुए हैं आदिल मंसूरी साहब, उनका एक शेर है, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। उम्र बढ़ने के साथ कुछ चीजें जैसे चलने फिरने में दिक्कत होना या सुनाई कम देना, दिखाई ज़रा कम देना, बाल झड़ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, इसके साथ साथ चीज़ें भूलने लगना, सब लोगों को लगता है कि ये तो उम्र बढ़ने का लक्षण है। लेकिन जब दिक्कतें इतनी होने लगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा हो जाएं, तो ज़रूर ये समझना चाहिए कि कहीं ये अल्जाइमर्स का संकेत तो नहीं। क्योंकि अगर बात करें अल्जाइमर रोग की तो ये सिर्फ याददाश्त की कमी या भूलने तक ही सीमित नहीं होता है। जब भी किसी में इस रोग की शुरुआत होती है, धीरे धीरे लक्षण बढ़ने लगते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए ज़रूरत है इस विषय पर जानकारी और जागरूकता की और ये समझने की कि दरअसल किस तरह के बदलाव किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में होते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और दरअसल कैसे होता है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर मस्तिष्क में होने वाला रोग है जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। जिंदगी की खूबसूरती यादों के साथ होती है, लेकिन अगर ये यादें धुंधली पड़ने लगें तो जिंदगी बेमायने सी लगती है। ऐसा ही कुछ होता है अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होने पर। भूलने की आदत को अक्सर बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा मस्तिष्क कई भागों से निर्मित होता है। हर भाग हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में विकृति होने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दरअसल सामान्य स्थिति में उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में कुछ बदलाव होते हैं। आमतौर पर मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे को संदेश भेजती हैं। यही संदेश सोच, याददाश्त और बोलने की शक्ति जैसे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में प्लाक और टैंगल नामक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसके कारण संदेशों के आने जाने में बाधा आती है। लेकिन टेम्पोरल लोब में कोई विकृति होने पर ये बदलाव तेजी से होते हैं, जिससे सोचने और याद रखने साथ ही कुछ क्रियाएं करने में परेशानी हो सकती है। बात अगर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी का नाम भूलने या छोटी छोटी बातें भूलने की हो तो ये सामान्य है, जो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर भूलना इससे बढ़ जाए तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना जरूरी है और जरूरी है ये जानना कि भूलने की ये आदत कहीं मस्तिष्क में उत्पन्न अल्जाइमर रोग के कारण तो नहीं। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। जॉन एलिया कहते हैं कि क्या सितम है अब तेरी सूरत, गौर करने पे याद आती है। अल्जाइमर्स में अक्सर ये देखा गया है कि तब तक तो बात ठीक थी कि आप रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएं, चाबी कहाँ रखी या किसी से मिलना था भूल गए वगैरह वगैरह। लेकिन जब अपने ही लोगों का नाम भूलने लगें, अपने बारे में चीज़ें भूलने लगें, खाना खाया था या नहीं खाया था, या
ऐसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएं कि घर का रास्ता भूलने लगें वगैरह वगैरह, तब ज़रा चिंता की बात होती है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ रही है तो ये चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन कौन सी चीज़ें सामान्य हैं और कौन सी नहीं हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और उस व्यक्ति से ज़्यादा उसके आसपास के यानी परिवार के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसी में ये लक्षण तो नहीं है। क्योंकि जब भी अल्जाइमर जैसे रोग की बात आती है तो सभी को लक्षणों के बारे में पता चलने पर या पढ़ने पर ये लगता है कि शायद ये लक्षण तो मुझ में भी हो रहे हैं। तो आइए विशेषज्ञों से समझते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण सामान्य हैं और कौन से समस्या का संकेत। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, Dr. Vinod Kumar, President Emeritus from Alzheimer's Society and Professor Emeritus from St. Stephen Hospital. हमारे साथ हैं मिस रेणु वोहरा, मेंबर सेक्रेटरी फ्रॉम Alzheimer's Society दिल्ली चैप्टर। आज का जो विषय है जाहिर तौर पर उसके बारे में जानना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो ये देखा जाता है कि वो बातें भूलने लगता है, लेकिन साथ ही मन में ये भी डर उठता है कि कहीं ये रोग तो नहीं बढ़ रहा। इसलिए इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल या फिर हमारे विशेषज्ञों से इस 1 घंटे के दौरान अगर आप बात करना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हों अपने टीवी की आवाज़ कम रखें और फ़ोन मोबाइल से बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, जो है totalhealthddnews@gmail.com। और अल्जाइमर्स में भूलना अमूमन आम होता है, लेकिन न भूलिएगा कि 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पद्मा, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो अल्जाइमर्स की बात हो रही है और डिमेंशिया शब्द भी आया, तो हम ये बहुत से लोग अल्जाइमर्स को डिमेंशिया को अल्जाइमर्स समझते हैं। क्या भेद, क्या फ़र्क समझें हम दोनों में? बिल्कुल सही बात है कि ये साइन क्वा नॉन नहीं है कि डिमेंशिया हो तो अल्जाइमर्स ही है, अल्जाइमर्स हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ द ओनली डिमेंशिया, वो है नहीं। हालांकि डिमेंशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कॉमन डिसीज़ है अल्जाइमर्स डिसीज़। 60-70% जो 60-70% ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ डिमेंशिया है अल्जाइमर्स डिसीज़। बट सारे डिमेंशियाज अल्जाइमर्स नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डिमेंशियाज पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है, क्योर हो जाता है, पूरी तरह प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानकारी लेना कि डिमेंशिया की मतलब है ही नहीं कि वो अल्जाइमर्स ही है। जी, लेकिन एक बड़ा कारण अल्जाइमर रोग हो सकता है डिमेंशिया का। प्रोफेसर कुमार, आपसे ये समझें कि क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो आने वाले वर्षों में ये कहा जा रहा है मिडिल एज या ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी संख्या तादाद बढ़ेगी। ऐसे में अगर अल्जाइमर रोग की बात की जाए और डिमेंशिया की बात की जाए तो समस्या कितनी बड़ी आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, और क्योंकि उसके विषय में अगर जानकारी अभी से हो तो शायद इस आंकड़े को कुछ कम किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। भारतवर्ष में इस वक्त 10 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, जिनको हम बुज़ुर्ग कहते हैं, और 40 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज की तारीख में अल्जाइमर्स की बीमारी या डिमेंशिया की बीमारी है। इससे एक तो जाहिर होता है कि हालांकि हम बार बार कहते हैं कि अल्जाइमर जो है बुज़ुर्गों की बीमारी है, लेकिन सारे बुज़ुर्गों को नहीं है। अब ये 10 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख को ही अल्जाइमर्स है, बाकी 9 करोड़ और 60 लाख को अल्जाइमर नहीं है। उनको तो जो बुजुर्गों की और दूसरी समस्याएं हैं, भूलना, ये सब होता है। लेकिन ये आंकड़ा जो 40 लाख का है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि बुजुर्गों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो अगर इसकी जानकारी हो जाए, इसके प्रिवेंशन के उपाय हम ढूंढें तो ये आंकड़ा अरेस्ट किया जा सकता है, इसको इतनी तेज़ी से बढ़ने से रोका जा सकता है। आज हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो आज की डेट में नंबर ऑफ अल्जाइमर पेशेंट भारत में हैं, ये 2030 तक करीब डबल हो जाएंगे जी। और इनकी जो सामाजिक कॉस्ट है इनको देखने की, वो तिगनी हो जाएगी। आज की तारीख में हमारा जो समाज है वो हिंदुस्तान, भारत के अंदर ये करीब 15,000-16,000 करोड़ रुपए खर्च करता है इनको देखभाल के लिए, और ये 3 गुना हो जाएगी
2030 में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या जी। है और व्यक्तिगत समस्या तो है ही। जी, और सबसे ज़रूरी इसमें ये समझना होगा कि वो लोग जिन्हें अल्जाइमर्स नहीं है इस उम्र में, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इस पर विस्तार से आप लोगों से जानकारी लेंगे। रेनू जी, ये बताएं, आप इतने सारे पेशेंट्स को डील करती हैं, तो जो परिवार है उसका किस तरह का, जब उनको पता चलता है धीरे धीरे जाहिर तौर पर व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तो कुछ कुछ चीज़ें भूलने लगता है। हम लोगों के साथ भी अक्सर होता है कि कहीं अगर दिमाग व्यस्त हो तो कुछ याद नहीं रहा या भूल गए। लेकिन जैसे जैसे परिवार को ये पता चलता है, कौन से बदलाव वो लोग नोटिस करते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं या विशेषज्ञों के पास जाते हैं, ये समझकर कि ये सामान्य नहीं है, कहीं कुछ समस्या बढ़ रही है? देखिए, शुरू में तो पहली चरण में जब अल्जाइमर डिजीज़ मरीज़ को होता है तो फैमिली वाले या परिवार के सदस्य ये पहचान ही नहीं पाते कि उनको कोई बीमारी है, और ये कहीं धीरे धीरे वो दूसरे चरण तक पहुंच जाती है। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी जानना है कि नॉर्मल भूलना क्या होता है और अल्जाइमर्स में जो भूलना होता है, जिसकी बीमारी का भूलना क्या होता है, क्योंकि उसमें उनके व्यवहार में बहुत असर पड़ता है। इसके साथ ये होता है कि क्योंकि वो शुरू का टाइम उनको मिलता नहीं है, तो एक बहुत बहुमूल्य समय खो लेते हैं जिसमें उनका इलाज हो सकता है। तो हम यही बताते हैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ, हमारे हेल्पलाइन के द्वारा, कि आपको ये इसके जो लक्षण हैं जल्दी पहचानने चाहिए और जल्दी ही डॉक्टर के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास उनको लेके जाना। आपके पास जो मामले आए, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप डील करती हैं, तो उन केसेस में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे लक्षण हो रहे थे, व्यक्ति को याद नहीं रह रहा था, तो जो परिवार के लोग थे उन्हें क्या लगा कि दरअसल क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि पिक नहीं कर पाए वो लक्षण? देखिए, वो ऐसे होता है कि वो कई बार सोचते हैं कि ये लोग बहुत शुरू में, जो पहली स्टेज में ये मरीज़ बहुत होशियार होता है, वो अपने लक्षण छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अभी पूरी तरह से तो अल्जाइमर्स हुआ नहीं होता। तो उन्हें ये पता, वो धीरे धीरे कोई चीज़ अगर फ़ोन नहीं कर सकते तो बोलते हैं अच्छा बेटा तुम नंबर मिला दो, तो वो पहचानते नहीं कि वो इस वजह से उन्होंने कहा है। तो वो सोशल स्किल्स उनके अभी भी ठीक रहते हैं शुरू की स्टेज में। तो हम यही बताते हैं कि अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ वो ढूंढें कि जैसे वो भटकने लग जाएं और अपने ही घर में उनको बाथरूम ना मिले और ये यहाँ पे उनको मुश्किल आ रही है और कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, पानी मांग रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें हम बताते हैं कि तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना। किरण, कैन आई ऐड ऑन? जी, जरूर। एक्चुअली जो ये होता है ना कि डिमेंशिया मतलब भूलना, तो इससे हम थोड़ा सा इवॉल्व करनी पड़ेगी कि डिमेंशिया डजंट मीन खाली मेमोरी लॉस। तो डिमेंशिया, हम अल्जाइमर्स का ही बात कर ले। जी, हम तो चाहेंगे इसमें आप जो थोड़ा cognition- विस्तार से समझाएं कि तो किस तरह जो से प्रक्रिया 6 डोमेन्स जो हम कहते हैं उसमें है, बिसाइड्स मेमोरी लॉस, भूलना एक चीज है, उसके अलावा यू हैव भूलना होगा एग्जीक्यूटिव, एक है नहीं, एक डोमेन है वो। डोमेन है। 6 डोमेन में एक डोमेन से ज्यादा हो तो वो डिमेंशिया बोल के एक क्लासिफिकेशन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है। पर वो डोमेन्स के बात हम करें तो एक डोमेन है भूलना, दूसरे डोमेन है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स हम प्रोसेस करके जो हम डेली चीज़ें जो करते हैं, जो भी चीज़ अगर मुझे कप उठानी है तो मुझे सोच होनी है कैसे उठाना है, इसको कैसे पकड़ना है, यहाँ लेके कहाँ रखना है, इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तीसरा है जो अटेंशन होता है, कॉम्प्लेक्स अटेंशन। तो मैं आपसे सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो एक छोटी अटेंशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स अटेंशन होता है, एक स्पेशल अटेंशन होता है। तो चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज, जो मैम ने भी कह रहे थे, लैंग्वेज में जो बोलना है, क्या बोलना है, क्या वर्ड यूज़ करनी है। हम अक्सर वर्ड भूल जाते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ये कप है तो इसको भूल जाते हैं, अरे ये दे दे, यू नो। Then there is the fifth one is what is called as a perception, visual perception. Perception means जो stimulus हमको आ रहे हैं वो लेके हमको प्रोसेस करके उसको इनैक्ट करनी है। And the most important last one is social cognition, जो हाँ इमोशंस है, हमारे इंटरेक्शन है, उसमें बिहेवियर भी आ जाएगा। हमारे जो डेली इंटरेक्शन, कजिन्स आ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े से हम कैसे व्यवहार करते थे, अब कैसे बदलाव हो गया। ये 6 डोमेन्स में जो बदलाव जो देखते हैं, तो उसमें कोई भी बदलाव हमारी एक्टिविटीज़ में इम्पिंच हो रही,
इंडिपेंडेंस में अगर हमारे हो रहा है, इसीलिए हमको मदद की ज़रूरत पड़ रही जी। है, दैट क्लासिफाइज एज अ डिमेंशिया। ये आपने बहुत विस्तार से 6 डोमेन्स के बारे में बात की। डॉक्टर पद्मा, एक मैं जो और चाहूँगा आप थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई करें उस पॉइंट को। बात जो भूलने की थी वो न भूलें हम कि क्या इन 6 डोमेन में से आपने कहा बिसाइड्स फॉरगेटिंग, अब मेमोरी लॉस जो है, क्या डिमेंशिया होगा या अल्जाइमर्स होगा तो भूलना ज़रूर होगा, या ये चीज़ ना हो और डिमेंशिया हो और मेमोरी लॉस हो? एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन और डायग्नोसिस में डजंट से कि मेमोरी होना ही है। इट इज इन फैक्ट इस डोमेन्स में कोई भी लॉस हो, अच्छा, 1+ उसमें डिमेंशिया में आ जाता मतलब है। इन 6 में से कोई 2 हो, लेकिन जरूरी नहीं कि भूलना, यानी मेमोरी इंटैक्ट रह सकती है लेकिन बाकी चीजों में दिक्कत आ रही है। and then go on to memory loss. That is what मैम was also saying कि वो जानकारी जरूरी होती है। इसमें 2 आ गया जो भ्रम में मिथ है कि जो भी भूलते वो डिमेंशिया है, वो बात नहीं है। वो आप भी कह रहे थे कि बहुत सारे चीजें हम भूल ही जाते हैं जी। कि वो हम जो लोग तो बहुत भूलते हैं। तो that's not sign qua non to dementia. जी, जी। The second important thing is कि वो जो है वो बाकी डोमेन्स भी शुरुआत हो सकती है, देन गो ऑन टू अदर डोमेन्स। सो जब अर्ली पिकअप में हमारे बाकी डोमेन्स में भी वो जानकारी, अवेयरनेस जरूरी है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू आल्सो वांटेड टू जी से। जी जी। प्रोफेसर विनोद कुमार जी, एक बात जो सामने आ गई वो ये है कि अब ये पता चला कि ये 2 डोमेन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन बात शुरू से ही इस बात को उम्र को लेकर हो रही है। आपने कहा कि अब ये देखा गया है कि कम उम्र में भी, तो अगर हम कारणों की अगर हम बात समझें, इसके क्या कुछ कारण भी हैं या सिर्फ रिस्क फैक्टर्स ही हैं? देखिए, इस तरह इसका उत्तर दिया जा सकता है कि डिमेंशिया लार्ज मेजॉरिटी वो इरिवर्सिबल है, जो इलाज से भी उनका कुछ रोग मुक्त नहीं हो सकता। उनके कारणों का पता नहीं है, हालांकि शोध खूब चल रही है, मतलब अल्जाइमर्स के कारणों का नहीं पता, लेकिन एक माइनॉरिटी ग्रुप ऐसा है जिसमें कारणों का पता है और उन कारणों को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब ट्रीटेबल डिमेंशिया है। तो मैं उन कारणों को आपको ये पहले बताऊंगा, जैसे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या किसी को एडवांस लिवर डिजीज़ है, या किडनी की वजह से यूरीमिया हो गया है, या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया तो डिमेंशिया भी ठीक हो जाएगा। किसी को हेड इंजरी है, ये सारे रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल डिमेंशियाज हैं, जिसका कि उदाहरण अल्जाइमर डिजीज़ है, उनके कॉजेज़ तो नहीं मालूम, लेकिन रिस्क फैक्टर्स काफ़ी हद तक हमें मालूम है। उन रिस्क फैक्टर्स का मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे एज। अब उम्र बढ़ रही है तो अल्जाइमर होगा, हम उम्र को कम नहीं कर सकते। इसी तरह फीमेल वर्सेस मेल, हमारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि फीमेल्स में अल्जाइमर थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स। फीमेल और मेल तो भगवान ने बनाए हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री। हालांकि अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया कोई पारिवारिक रोग नहीं है, लेकिन 6 से 9% के लोग उनमें पारिवारिक भी हो सकता है। अब किसी को फैमिली में अल्जाइमर डिजीज़ है तो उनके बच्चों को थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ बीमारियां होती हैं, अगर वो किसी को हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के लोगों को अल्जाइमर होने का बहुत खतरा होता है। अब डाउन सिंड्रोम तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, उसको भी हम नहीं ठीक कर सकते। अब मैं आता हूँ उन रिस्क फैक्टर्स पे जिनको हम नियंत्रण कर सकते हैं जी। वो क्या है? मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय रोग। इसके अलावा कुछ सामाजिक फैक्टर भी हैं, जैसे कोई जिसमें मानसिक और शारीरिक क्रियाएं कम हो, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा और अपने माइंड को वो एक्सर्ट नहीं कर रहा, ना वो पढ़ता लिखता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो इलिटरेट लोग हैं वो उनको ज़्यादा, और शराब का भी दोनों का रोल है, तो ये इन से भी बढ़ता है, ये भी रिस्क फैक्टर। प्रोफेसर विनोद कुमार, आपने जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, ज़्यादातर जो रिवर्सिबल हैं उनमें ज़्यादातर वही हैं जो लगभग हर कार्यक्रम में हम अच्छी सेहत के लिए बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चीज़ें की जाएं, अच्छी आदतें रखी जाएं, तो व्यक्ति हमेशा सेहतमंद ज़्यादा रहेगा और ख़तरे उसको नहीं होंगे स्वास्थ्य के। फिलहाल जमशेदपुर से हमारे एक दर्शक हैं, प्रकाश जी हैं टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप?
हाँ, सब महानुभावों को नमस्कार। हमारी ओर से आपको भी नमस्कार जी। हाँ, मेरी माता जी हैं जिनकी उम्र 83 से 84 साल है जी। उनको अभी 3 से 4 महीने के भीतर से उनको ये भूलने वाली शिकायत हो गई है जी। तो जी। वो कि दवाई खाने के बाद भी वो दवाई भूलने लगती है। अच्छा। कि दवाई मैं खाई हूँ या नहीं खाई हूँ। जी जी। और उसके बाद खाना वगैरह जो भी या जो नाश्ते में कुछ दिया जाता है उनको खाने के बाद उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाई है या नहीं खाई है। उनको कई दिनों से ब्लड प्रेशर और इसके थायराइड का इलाज चलता है, उनकी दवाइयाँ दी जा रही उनको। जी। प्रोफेसर विनोद कुमार कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बोला कि देखिए जी हो सकता है अल्जाइमर का, लेकिन इसे कुछ और टेस्ट करवाना होगा। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर कुमार जवाब दे रहे हैं आपके साथ। देखिए, आपने कहा कि आपकी माताजी जो है वो दवाई लेना भूल जाती हैं। नहीं, दवाई हम लोग देते हैं उनको, दवाई देने के बाद खाने के बाद वो भूल जाती है। दवाई खाई है कि नहीं खाई है। हाँ, क्योंकि वो जानती हैं कि वो भूल गई हैं। वो इसका मतलब ये कि उन्हें अल्जाइमर नहीं है। अल्जाइमर में और नॉर्मल एजिंग में ये फर्क है कि अच्छा। जो नॉर्मल एजिंग में है वो अगर कोई चीज़ भूलता है तो वो ये कहता है मैं भूल गया कि खाया कि नहीं, लेकिन जो अल्जाइमर का मरीज है वो यही भूल जाता है कि वो भूल गया कि नहीं। अच्छा। ये एक मेजर डिफरेंस है। ये जरा इसको एक बार फिर से समझा दीजिए दर्शकों को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। जो आम बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है ये अक्सर होता है कि वो किसी काम को करके भूल जाते हैं और वो कहते हैं मतलब भूल गया कि दवाई ली कि नहीं ली। लेकिन जो अल्जाइमर के रोगी जो हैं वो बार बार भूलते भी हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो भूल गए और क्या भूले हैं, उन्हें नहीं पता। अच्छा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई मरीज कोई वर्ड भूलता है, अब अक्सर हम लोग जो है हम इवन जवानी में भी कई दफ़ा भूल जाते हैं भाई कि किसी शब्द को ढूंढते हैं हम, कभी कभी बुढ़ापे में तो ये ज़्यादा होता है। लेकिन अल्जाइमर के जो रोगी हैं वो शब्द को बार बार भूलते हैं और उस शब्द के लिए वो कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं और रिपीटेड बार बार बोलते हैं। ये एक अल्जाइमर में नॉर्मल रोगी में ये फ़र्क है। तीसरा फ़र्क आप ये देख लीजिए अपनी माताजी में कि जो नॉर्मल बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो हम पुराने दोस्तों से अगर मिलें या उनका जिक्र करें तो वो ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये उसका नाम क्या था, मैं तो भूल गया नाम। सामने खड़े हैं आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उनका नाम भूल गए। लेकिन जो अल्जाइमर के रोग हैं, अल्जाइमर के जो रोगी हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं भूलते बल्कि वो अपने परिवार वालों का नाम भी भूल जाते हैं, उनको पहचानना भी बंद कर देते हैं बाद में। तो ये नॉर्मल बुजुर्ग में कभी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर किसी की दिनचर्या की यानी रोज़मर्रा के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल बुजुर्ग है। नॉर्मल बुजुर्ग का मतलब है उसको मालूम है कि सुबह टूथपेस्ट करना है, फिर उसको नहाना है, और अगर वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया तो अभी उसे पता होता है कि मेरे नहाने का टाइम हो गया है, अब मुझे कपड़े बदलने हैं। लेकिन जो अल्जाइमर का रोगी है उसके जो नॉर्मल एक्टिविटीज रोज़ के हैं उसका उसको इल्म ही नहीं रहता। ये एक सबसे बड़ा है। और एक आखिरी जो है वो भी आप अपनी माताजी में देख सकते हैं कि बगैर बात के बिहेवियर तो नहीं बदल रहा। अब नॉर्मल बुजुर्ग को कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा तो किसी वजह से आएगा, किसी कारण से आएगा। अगर वो थोड़ा बहुत उसका मूड थोड़ा लो हो गया तो किसी वजह से होगा। लेकिन अल्जाइमर के रोगी जो हैं वो बगैर किसी कारण के गुस्सा कर सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, उनका कभी कभी मूड बड़ा डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी तो वो अश्लील हरकत भी कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस हैं नॉर्मल एजिंग में और अल्जाइमर की बीमारी। ये आपने बहुत विस्तार से लक्षण भी समझा दिए हमको और ये बात समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यक थी कि क्या फ़र्क है एक सामान्य व्यक्ति में एक अल्जाइमर के व्यक्ति में। जी, लक्षण क्या होते हैं अल्जाइमर रोग के ये हमने विशेषज्ञों से जान लिया है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर अल्जाइमर रोग हो जाता है उस स्थिति में उसकी देखभाल कैसे की जाए और कैसे बचाव हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम किया जा सकता है, खतरा कैसे कम हो सकता है अल्जाइमर का, ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत
और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। 1 2 3 अरे 4। ये काम के समय गिनती किस लिए? कोई खास बात है का? हाँ है ना, अपने महात्मा गांधी नरेगा में अब बहुत से नए काम जुड़ गए हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग और वृक्षारोपण, जैसे मुर्गी और बकरी पालने के लिए शेड बनाना और मछली पालन। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई जैसे और भी कई काम। तो खास बात हुई ना। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 25 सितंबर को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम बात करें अल्जाइमर्स पर। आपके बहुत से सवाल हमें ईमेल के माध्यम से भी मिल रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पद्मा, डिस्कशन में एक बात सामने आई कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं अल्जाइमर में जिसमें जो प्राइमरी सिम्टम है वो भूलने की आदत या याददाश्त की कमी के रूप में सामने ना आए। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं, क्या उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा ये समझना या तय कर पाना कि समस्या हो रही है, अगर सिर्फ व्यवहार में बदलाव हो रहा है? और ऐसे पेशेंट्स जब आप जैसे विशेषज्ञों के पास आते हैं तो किस तरह से ये तय होता है कि जो व्यक्ति की समस्या है वो अल्जाइमर रोग ही है? राइट। तो एक बहुत कॉमन जो कंप्लेंट होती है जो क्लिनिक्स में आते हैं, वो आते हैं कि मरीज़ आके कहते हैं कि मैं भूल रहा हूँ। आई मीन दिस हैपेंस इवन इन यंग पीपल। जैसे स्टूडेंट्स आके कहते हैं हमने तो सब कुछ पढ़ के गया है, हम सब कुछ भूल गए एग्जाम में। सो दे कार कीस रख दिया, भूल गया, आई वॉज सो शार्प, आई एम नॉट सो शार्प एनी मोर। तो ये जो उसमें हम यही कहते हैं कि भाई आपको जो मल्टीटास्किंग स्ट्रेस है लाइफ से जो हो रहा है, इसी से हो रहा है, ये नहीं है, क्योंकि उनको इंसाइट है। तो जो डिसीज़ में सबसे पहले जो जाता है, हालांकि इवन अ वेरी सेंसिटिव पर्सन मे कम एंड से कि देयर इज़ अ लिटिल चेंज। जनरली जो अल्जाइमर्स डिसीज पेशेंट्स जो आके ये नहीं आपको कहते हैं कि मैं भूल गया हूँ, मेरा ये हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज अ केयर गिवर हु कम्स एंड सेज कि ये देयर इज़ अ चेंज। तो जो चेंज जो है, एक तो भूलना ज़रूर है कि, और जब वो कहते हैं कि इन्होंने ये किया है, ये मोबाइल कार में रख दिया, वो भूल गया, हम सारा दुनिया ढूंढ रहे थे, तो द पर्सन हैज़ एन एक्सप्लेनेशन। वो कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, वो ये था, वो था, ये था। एंड देयर इज, जैसे सर ने कहा, सर्कमलोक्यूशन, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ ये चीज़ नहीं
बताते हैं वो राउंड जाते हैं कि वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, दे डोंट हैव एन इनसाइट। तो जो केयर गिवर्स को जो रेड फ्लैग्स होते हैं, दिस इज वन इज मनी मैटर्स, उसमें पता चल जाता है कि बिकॉज मनी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मनी मैटर मतलब किसी को पैसा दिया तो नहीं, पैसे दिया, भूल गया, जो चेंज है वो नहीं लिया। हमारा एक आया था, उन्होंने चेक्स दे रहे थे किसी जान पहचान को, वो आके कह रहे थे कि हमको ये है, वो चेक्स दे रहे थे। दी केयर गिवर अंडरस्टूड कि ये बिहेवियर तो नॉर्मल नहीं था, ही वाज जुडिशियस। सो जो जजमेंट यूज करना है डे टू डे एक्टिविटीज में वो बदल गया है। बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो बिहेवियर में इवन ईटिंग हैबिट्स, पहले स्वीट्स अच्छा नहीं लगते थे, अब स्वीट्स खाने लगे हैं, देयर इज अ चेंज इन दी हैबिट। जो ये नहीं है कि वो चक्कर चाय में शुगर डालना भूल गया, दैट इज कॉमन, बट अगर उसमें सॉल्ट डाल दिया एंड देन एंड दे विल नॉट इवन रिमेम्बर कि सॉल्ट डाला हुआ है, दे विल वंडर कि ये क्यों ऐसे कह रहे, मैंने तो सॉल्ट ही मैंने तो शुगर ही डाला था। तो दैट काइंड ऑफ चेंज इन द बिहेवियर। द थर्ड इज जो एक्टिविटीज में जो रेड फ्लैग्स जो आता है इज अगेन भूलना, जो स्पेशल ओरिएंटेशन, घर भूल गए, कहीं और उतर गए, उनको उठा के लाना पड़ रहा है, कहीं दूसरे घर पे जाके वहाँ कटकटा रहे कि यही मेरा घर है। एंड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो चेंजेस आ रहे, तो हम जो डोमेन्स जो बोले हैं वो साइंटिफिक है, पर डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो कहना मुश्किल होगा। पर अगर आपकी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ में चेंजेस जो आ रहे हैं, समटाइम्स दे बिकम वेरी ऑब्सेसिव, कि लॉक लगाया, दूसरा दोबारा लॉक लगाया, दूसरा जाके लॉक, दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव। सो देयर लॉट ऑफ इट इज साइकेट्री डोमेन्स में। बहुत सारे हमारे मरीज देयरफॉर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जीरियाट्रिक मेडिसिन में जाते हैं, सारे बिकॉज ये सारे इसमें इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो हिस्से उन मरीज में ज़्यादा है। तो कई रूप में ये आ सकता है जी। तो अवेयरनेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इज कि वो चेंजेस इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो हमारे जो लाइफ एक्टिविटीज में इम्पिंज हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं हो गया, पर ये जो है कि बार बार होके उसमें लोगों को आ रहा है कि अरे इनको नहीं देना, हमको करनी पड़ रही है ये चीज़, आई कांट लीव इट ऑन हिम, मुझे चेकबुक संभालनी है, आई कांट गिव हिम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जाके खरीदनी पड़ेगी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज अ स्टेज व्हेन पीपल गेट इनटू थिंग्स। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अनिल भारद्वाज जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। अनिल जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अंकल है और मेरी आंटी की ना अभी डेथ हो गई थी 7-8 महीने पहले। वो अकेले रहते हैं, तो आजकल उनको एक इंटरनल वर्कआउट, कभी चाबी रख के भूल जाते हैं, कभी कोई सामान रख के भूल जाते हैं, और जब मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने तो उसमें से आधी चीजें भूल जाते हैं जी। तो वो और फिर अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं, क्या मेरे को ये हो गया, वो हो गया, मैं भूल गया हूँ। उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है जी। तो ये क्या कोई डिजीज है या नॉर्मल हो गए? डॉक्टर कुमार, तो दोबारा वही बात कहनी पड़ेगी कि अगर वो कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं और आपको कहते हैं मैं तो भूल गया, या मार्केट से लौट के आते हैं और आधी चीज़ें भूल जाते हैं और कहते हैं मैं भूल गया, मुझे फिर वो गुस्सा करने लगते हैं, इसका मतलब वो जो है उन्हें अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं आपको कि मैं भूल गया। तो इसलिए ये एक बुजुर्गियत की निशानी मैं मानूंगा इसको। इससे ज़्यादा अगर कोई सिम्टम है तो आप बताइए। इन सिम्टम्स से तो ये कहना मुश्किल है कि उन्हें डिमेंशिया हो रहा है। और वैसे भी ये तो घर घर की कहानी है कि पुरुष जब बाजार जाते हैं तो आधी चीजें अक्सर भूल जाते हैं। बिल्कुल। हम सब लोग टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम भी वो लिस्ट इसीलिए बनाते हैं कि भूल न जाएं, लिस्ट को देख लें, लेकिन लिस्ट को देखना अगर भूलने लगे तो तब ये बिल्कुल सही कहा। रेनू जी, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे, जब केयर गिविंग की बात आती है, एक बार ये तय हो गया, जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया, ये लक्षण आ गए, स्टेजेस भी आपने बताई थी कि अक्सर लोग सेकंड या थर्ड स्टेज में आते हैं, किस तरह की ज़्यादा समस्याएं आती हैं, और अपने घर में अगर ऐसा हमारे कोई बुजुर्ग अगर ऐसे हैं तो क्या सावधानी हमें बरतनी है उनकी देखभाल में, व्यवहार को लेकर, क्योंकि व्यवहार में बड़ा बदलाव आता है, और उनके आसपास का माहौल, उनका कमरा, बाथरूम, ये सब कैसे रखें, ज़रा थोड़ा बताएं हमें।
देखिए जी, जैसे मैंने आपने पहले कहा है कि उनका माहौल किस तरह से हमें करना पड़ता है, तो केयर गिवर को ये समझना चाहिए कि उनका कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसके जो पर्दे वगैरह हों साफ़ हों, लाइट जो हो ट्यूब लाइट हो जिससे शैडो ना आए, क्योंकि वो कई बार शैडो से भी घबरा जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और बार बार उसकी चीज़ें ना बदलें। अगर उनकी यहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे उनकी तस्वीरें पड़ी हैं, आप अगर वो बदल देंगे अरेंजमेंट कमरे का, तो वो अल्जाइमर का मरीज़ सोचेगा मैं नई जगह पे आ गया हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सारी चीज़ें वैसी ही रखनी चाहिए। दूसरी बात है, माफ कीजिए, ये रोकूंगा आपको। हाँ जी, ये कौन सी स्टेज में जाके होगा कि जब कमरे की ज़रा सी सेटिंग बदल दी तो उनको ये लगेगा कि मैं नई जगह आ गया हूँ? ये फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज में ये होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट स्टेज में जो लक्षण होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि वो हम परिवार वाले, मतलब डॉक्टर्स शायद समझ आते, परिवार वाले उनको मरीज़ को डॉक्टर तक लेके ही नहीं जाते, तो कैसे वो उनको पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं कि नॉर्मल बुढ़ापे की बीमारी है। अच्छा, बाकी आपने बोला कि उनका बाथरूम कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले मरीज़ नहाने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि उन्हें नहाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता है कि उसमें पहले कपड़े उतारना है, फिर कपड़े निकालने हैं, फिर बाथरूम में जाना है, फिर पानी भरना है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो केयर गिवर है उनको प्यार से पहले बताए कि मैं आपको नहलाने लेके जा रहा हूँ। ये नहीं कि उनको पहले उनके कपड़े उतारने लग जाए, तो वो घबरा जाते हैं कि इस आदमी ने मेरे कपड़े क्यों उतार दिए। तो इसलिए पहले बताइए कि मैं आपको नहाने जा रहा हूँ, मैं क्या आपकी कमीज़ के बटन खोलूँ? फिर उसके बाद उनके कपड़े बाहर निकाल के रखिएगा, और बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जिसमें पानी ना हो, जिसमें पाँव ना फिसल जाए, बाल्टी पड़ी हो, स्टूल रखा हो, और उनका साबुन वाबुन सब तरीके से रखा हो। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, पानी आप पहले से ही भर के उनको लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने उनको मरीज़ को बाथरूम में बिठा दिया और पानी नलका चला दिया, तो वो समझेगा कि ये नलका पानी निकल रहा है और ये बाढ़ आ जाएगी और मैं यहाँ पे डूब ना जाऊँ, और भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन्हें ये समझना है कि ये नलका बंद करने से पानी बंद हो जाता है। और तीसरी बात बहुत ज़रूरी है उनको नहाने में कि अगर आप पीछे से खड़े होके, क्योंकि कोई भी आदमी जब पूरे कपड़े उतार देता है उनको अच्छा नहीं लगता कोई बाहर सामने से उनको नहाए, पीछे से खड़े होके आराम से उनको कभी साबुन पकड़ाएं, फिर पानी दें, इस तरह से उनको ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। और ज़्यादातर रात को जो बाथरूम का दरवाज़ा खुला होना चाहिए और लाइट चली होनी चाहिए, क्योंकि जब उठते हैं तो वो रात को मरीज़ उठता है तो कई बार बहुत डिसोरिएंटेड हो जाता है और वो रास्ता भूल जाता है बाथरूम का। अगर बाथरूम का दरवाज़ा बंद है, कई बार ऐसे भी होता है कि वो अलमारी का दरवाज़ा खोल के उसमें पेशाब कर देता है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है कि रेनू जी, ये तमाम जो आपने प्रक्रिया बताई है, जाहिर तौर पर डेली रूटीन में रोज़ ही तकरीबन ये सभी काम होंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे जो व्यक्ति है उसकी स्थिति बिगड़ेगी या लक्षण थोड़ा गंभीरता की तरफ जाएंगे, जो केयर गिवर है उसका अपना जो संतुलन बनाए रखना है या संयम बनाए रखना है, उसका काम भी मुश्किल हो रहा है, और जो उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, आप क्या बताना चाहेंगी कि किस तरीके से केयर गिवर को अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, हम यूँ समझिए कि केयर गिवर ही इस बीमारी का हिडन विक्टिम या असली विक्टिम माना जाता है, और इस वजह से जैसे अल्जाइमर सोसाइटी जैसी संस्थाएं केयर गिवर और उनकी फैमिली मेम्बर्स को काउंसलिंग देती हैं, ताकि उनको ये बताती हैं कि आगे आगे ये होने वाला है। और नॉर्मली हम फैमिली मेम्बर्स को ये भी समझाते हैं कि एक इंसान के ऊपर सारा भार ना डालिए, उनको भी ज़िंदगी है, उनको भी बाहर जाना है, तो आप अगर ये बांट के काम करेंगे तो ये भार सिर्फ एक इंसान पे नहीं होगा। पर तब भी अगर केयर गिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव हो जाता है, पर हमारी काउंसलिंग से काफ़ी हद तक उसको वो ठीक कर पाते हैं। हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी आपको कभी गुस्सा आ गया अपने मरीज़ को देख के, तो ऐसी बात नहीं है, आप मान लीजिए ये हो सकता है कि आप भी इंसान हैं, आप उसका गिल्ट फीलिंग में मत जाइएगा, बल्कि अगली बार कोशिश करिएगा कि उस सिचुएशन में आप
ना पड़े। जी, इसी तरह की स्थिति डॉक्टर पद्मा, मान लीजिए जैसे जैसे बीमारी के लक्षण बढ़े, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो खुद अग्रेसिव हो जाते हैं, जिन्हें शायद गुस्सा ज़्यादा होता है, या कुछ केसेस में वायलेंट भी हो जाते हैं। तो केयर गिवर या जो पूरा परिवार है वो किस तरीके से इस तरह का जो इंसिडेंट है उसको संभाल सकता है, जिससे जो दुष्प्रभाव हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए? बिल्कुल। तो जो बिहेवियर में कुछ बिहेवियर है, डिप्रेशन में जाना, अंदर बात नहीं करना, गुमसुम रहना। द अदर इज़ वायलेंस, एग्रेशन। उसमें ऑब्वियसली किसी को भी चोट वोट खुद को बाकी को लग सकता है, तो उसमें मेडिसिन्स है जो बहुत तक वी कैन कंट्रोल दैट। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, एज मैम वाज सेइंग, वो जो स्टिमुलस, जो एग्रेसिव बिहेवियर को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ कम करने के लिए केयर गिवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसमें एक है कि उनके कभी भी ज़ोर से, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना, और हर वक्त हम जाके उनकी मेमोरी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरे नाम बताओ, नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, दे गेट मोर कंफ्यूज्ड। दूसरी चीज़ जो उनको करेक्ट मत कराइए कि ये आप भूल गए, अच्छा ये नहीं, इससे करना है, आप इतने बड़े हो ऐसे, बल्कि ये ऐसे थोड़ी करते हो। डांटना जो है, या कहना कि हमें लगता है कि इनको, इनफैक्ट फैमिलीज कम एंड आस्क अस, ये जो गलत बोल रहे हैं हमको करेक्ट करना है या नहीं। तो मैं ये कहती हूँ प्लीज़ मत करो, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू फॉरगेट। एंड प्लस उनको ये भी तनाव हो जाता है कि ये बार बार मुझे क्यों उनको डांटना ही समझते हैं। तो एंड देन देर आर सर्टन टाइम्स देर आर दिस हैलुसिनेशंस एंड डेल्यूशंस, वो पार्ट ऑफ द डिसीज है, जिसमें ये भ्रम आ जाती है कि कोई व्यक्ति ने, वो देखते कि कोई व्यक्ति है, वो वहाँ पे कोई है ना, वो सोचते कि वो मुझे मार रहा है, तो देयरफॉर ही इज इन कैसे वो डिफेंसिव मोड में जाके वो कुछ करने ऐसा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो अगर वो उसमें ऐसे चीज़ हो तो वी डू गिव मेडिसिन्स, देयर आर मेडिसिन्स अवेलेबल। जो साइकोसिस, उसको ऑर्गेनिक साइकोसिस कहते हैं, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, वो दे सकते। बट केयर गिवर जो है, जितना हो सकता है वो स्टिमुलेट मत करना कि वो चीज़ बाहर आए। जी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे उत्तर चाहूँगा प्रोफेसर विनोद कुमार आपसे। सबसे पहले तो बी के दीपांकर दास हैं, इन्होंने लक्षण जानने चाहे थे, वो आपने बता ही दिए हैं। इसके अलावा गणेश शिव रमन हैं, वो और हमारे एक और दर्शक हैं, उन्होंने ये जानना चाहा है, अंशु सहाय, जो बात हो रही थी कि ये हेरिडिटरी होता है कि नहीं होता। तो अंशु सहाय ने ये लिखा है कि मेरी फैमिली में अगर नहीं है तो मुझे ये होने का तो ख़तरा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ गणेश शिवरामन ये लिखते हैं कि उनकी बुआ को शायद था, या उनके ताऊ जी को था, तो क्या इनको भी खतरा बढ़ता है? तो थोड़ा सा एक बार ज़रा ये समझा दीजिए, फिर उसके बाद 2-3 और सवाल है, मैं चाहूँगा उस पर भी एक टिप्पणी। चाहे परिवार में किसी को अल्जाइमर हो चाहे ना हो, जी, प्रिकॉशन तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा और भी तो बहुत से रिस्क फैक्टर होते हैं। जी, तो बाकी रिस्क फैक्टर्स को तो आप रोक सकते हैं, हालांकि पारिवारिक इन्फ्लुएंस को आप नहीं रोक सकते। इसलिए मैं तो शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रिकॉशन सबको लेने। रिस्क फैक्टर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि होगा, और अगर नहीं है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा। हाँ, ये भी। आगे बढ़ते हैं। रोहित तायल ये जानना चाहते हैं कि क्या योग करने के लाभ होंगे? योग करने के लाभ होते हैं। योग एक तरह से एक तरह का व्यायाम है, और योग का हर व्यायाम का लाभ होता है। हर व्यायाम का लाभ, योग के लाभ तो हम सब जान ही रहे हैं धीरे धीरे। डॉक्टर चंद्रेश हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं जयपुर से। प्रोफेसर कुमार ये जानना चाहती हैं कि क्या पार्किंसंस और अल्जाइमर्स का क्या कोई रिश्ता है, और क्या अल्जाइमर्स में कोऑर्डिनेशन भी चला जाता है, जैसा डॉक्टर पद्मा ने शुरू में बताया था, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी से कोई लाभ होता है इसमें? हाँ, देखिए, पार्किंसंस का और अल्जाइमर का रिश्ता नहीं है, लेकिन पार्किंसंस और डिमेंशिया का बहुत बड़ा रिश्ता है। पार्किंसंस के रोगी जो हैं वो धीरे धीरे वो डिमेंशिया की तरफ बढ़ जाते हैं, और कई दफ़े ऐसा होता है कि डिमेंशिया पहले हो जाता है और बाद में पार्किंसनिज्म हो जाता है। तो पार्किंसंस और डिमेंशिया का डेफिनेट रिश्ता है, और इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। इसी वजह से इन पेशेंट्स को जिन्हें पार्किंसोनिज्म भी होता है, उनकी चाल ढाल में, उनके गतिविधियों में और ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जी डॉक्टर पद्मा, एक सवाल और है, हमारे एक व्यूअर जानना चाह रहे हैं कि क्या इस रोग के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो पेशेंट है उसमें सेंस ऑफ स्मेल चली जाए? यस, इनफैक्ट ऑल्फैक्शन जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, ये एक बायोमार्कर मानते हैं कि वो पहले हो जाती है। तो इनफैक्ट अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लॉट ऑफ डिजेनरेशन, नॉट जस्ट अल्जाइमर्स, बाकी डिजेनरेशंस में भी एक बायोमार्कर माना जाता है, विच इज़ ट्रू।
ये जो भी पूछा है ही इज वेरी अवेयर पर्सन। कृष्णन कोनकर इन्होंने जाना जी। रेणु जी, ये जो स्थिति है कि जैसे जैसे व्यक्ति की लक्षण बढ़ेंगे, समय बीतेगा तो गंभीरता भी बढ़ेगी। ऐसे में कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी हो सकते हैं, मान लीजिए कि स्पाउस नहीं है या कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो अगर भारत की बात की जाए, क्या कोई इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जा सकता है? मान लीजिए बच्चे नहीं हैं या यहाँ पर नहीं रहते और स्पाउस भी अवेलेबल ना हो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेंटर्स बहुत कम हैं। दिल्ली में फरीदाबाद में हमारा एक रिस्पाइट केयर सेंटर है जिसमें वो 24 घंटे मरीज को रखते हैं और उनकी देखभाल करी जाती है। एक हमारा सेंटर साउथ में 3-4 सेंटर हैं जहाँ पे कोचीन के पास भी सेंटर हैं, पर ज़्यादातर ओल्ड एज होम्स या वहाँ पे ऐसे मरीज़ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं मिलता। ऐसे में डॉक्टर पद्मा, जब किसी व्यक्ति को इस तरह के किसी सेंटर पर रखा गया या मान लीजिए घर पर भी है, तो अल्जाइमर्स एक रोग हुआ लेकिन साथ ही उम्र भी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर दूसरी बीमारियां भी होंगी, तो किस तरह के और मेडिकल चेकअप्स या क्या देखभाल की ज़रूरत होगी अल्जाइमर के रोगी के लिए, ख़ास तौर पर इस अल्जाइमर के इलाज के अलावा? अल्जाइमर्स के मरीज़, जैसे किरण आपने कहा, बहुत सही कहा, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, हार्ट की एलिमेंट्स, स्ट्रोक्स हो गया, ये सब भी जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये सब जुड़ता है, तो वो सब भी देखभाल करना होगा। क्योंकि एंड इन दिस, जैसे मैम ने कहा, स्टेजेस में ऐसे स्टेज भी आ जाते हैं वो बेड रिडन हो गया, सारा काम बेड पे ही हो रहा है, केयर गिविंग 24/7 हो गया है, उसमें इन्फेक्शंस, क्योंकि सारे ट्यूब्स लगे हैं, यूरिन का भी ट्यूब है, फीडिंग का भी ट्यूब है, अगर सही तरह से केयर गिविंग नहीं हुआ, दे डेवलप बेड सोर्स, स्टिफनेस, इतनी रिजिडिटी हो गया, सारा कंट्रैक्चर्स हो गया, कंटॉर्टेड हो जाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हो गया, कई तरह के बीमारियां हो गया, सारे के सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कभी सोडियम कम हो गया, कभी ये हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज कम हो गया, सही हो जाता है। सो मेनी थिंग्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टाइट रोप वॉक। तो 24/7 नर्सिंग केयर एंड केयर गिविंग की ज़रूरत पड़ जाता है। पर अगर आप अफेक्शन एंड लव से कर रहे हैं और उसकी सुविधाएं हैं एंड वो कर पा रहे हैं, ये लोग एटलीस्ट दे विल बी लिविंग इन पीस। तो बिकॉज हमारे मकसद लास्ट में क्या है, वी कांट रिवर्स इट, एटलीस्ट कीप देम हैप्पी, कंफर्टेबल एंड फील लव्ड। ये तो हम ज़रूर कर सकते हैं। एंड मेडिकल हेल्प ज़रूर होनी चाहिए। अगर मेडिकल पर्सन नहीं है तो आपको कोई फिजिशियन के संपर्क में ये रहना चाहिए। जी। और आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं अल्जाइमर्स के बारे में। हमने बहुत सी बातें जानी हैं, अभी रैपिड फायर और पहेली बाकी है, ब्रेक के बाद। एच से हाईवेज हो या आई से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी, मैंने अपना उस्तरा निकाला, कर दिया, कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल, क्या राहुल सुसाइड कर लिया और उसने है? रैगिंग आपकी ज़िंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी ज़िंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। पढ़ लिख लूं, डिग्री ले लूं, दुनिया के बारे में कुछ सीख लूं, फिर करूंगी शादी। खुद को बुलंद करेगी ये और परिवार की ताकत बनेगी हमारी बेटी। जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अल्जाइमर रोग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 640 में हमने आपसे पूछा था कि नेत्रदान यानी आई डोनेशन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल युवा और निरोगी व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है। ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारक अल्जाइमर रोग के खतरे को नहीं बढ़ाता। ऑप्शन ए धूम्रपान करना, ऑप्शन बी शराब का सेवन, ऑप्शन सी मोटापा या फिर ऑप्शन डी अल्जाइमर रोगी के साथ निकटता या मेलजोल। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 640 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेनू जी से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। रेनू जी, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। लकी विनर हैं मिस्टर चेतन राव साहिब गोडजी जी, शिवांजलि 38 आनंद नगर अहमदाबाद से। तो चेतन जी जो अहमदाबाद में हैं उनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पद्मा आप ही को, भूलने की हर समस्या अल्जाइमर्स ही होती है? नो। डॉक्टर विनोद कुमार, ये रोग वृद्ध लोगों को ही होता है? नो। रेनू जी, ये बीमारी सिर्फ उन्हीं को होती है जिनके परिवार में पहले से ही किसी को अल्जाइमर्स हो? नो। अब हम चाहेंगे कि तकरीबन एक सेंटेंस में आप लोग अपना जवाब दें। तीनों नहीं, नो नो नो। डॉक्टर पद्मा, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाने से, एल्यूमिनियम कैन्स में कोल्ड ड्रिंक पीने से या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या अल्जाइमर्स हो सकता है? नहीं, इनफैक्ट एक गलत फहमी थी। अभी ये साबित हो गया कि एल्यूमिनियम और पॉट्स पैन से कोई लिंक नहीं है। प्रोफेसर विनोद कुमार, अधिक तनाव में रहने वाले या दिमागी रूप से व्यस्त रहने वालों का इनको अल्जाइमर्स की संभावना अधिक होती है? अधिक तनाव में रहने वालों को अल्जाइमर्स की समस्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई अगर व्यस्त रहता है तो वो उसमें तो अल्जाइमर्स होने की संभावना कम होगी। रेनू जी, अल्जाइमर रोग में सिर्फ याददाश्त ही प्रभावित होती है, व्यक्ति के व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं होता? नहीं, याददाश्त तो प्रभावित होती है, पर उनके व्यवहार बहुत बदल जाता है। जैसे वो एग्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, कई बार बात नहीं करते। तो बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है अल्जाइमर। डॉक्टर पद्मा, किसी का नाम भूल जाना, गाड़ी की चाबी रखकर भूल जाना या चश्मा भूल जाना, क्या ये अल्जाइमर का लक्षण कहा जाएगा? नो। मैं एक ही शब्द बोला। नो प्लीज, टेक होम मैसेज नो। जी। डॉक्टर विनोद कुमार, बोलते बोलते कोई शब्द भूल जाना या फिर किसी को पैसे देकर भूलना, इनमें से कौन सा हो सकता है अल्जाइमर का लक्षण? इसमें से कोई अल्जाइमर का लक्षण नहीं हो सकता। नॉर्मल इंसान भी कभी कभी ऐसा कर सकता है। रेनू जी, घर के लोग ये कैसे समझें कि अब ये जो लक्षण हैं ये सामान्य नहीं है, ये अल्जाइमर्स के हो सकते हैं? देखिए, ये तो लक्षण जब समझते हैं कि जब वो बाहर गए निकले और वापस लौट के नहीं आए, घूम भटक गए, या घर में ही बाथरूम का दरवाज़ा नहीं उनको मिला और घूमते रहे, तो ये सामान्य लक्षण है। जी। डॉक्टर पद्मा, अल्जाइमर की पहचान कैसे होगी? क्या सिर्फ लक्षणों के आधार पर या जांच भी जरूरी है? जांच है, पर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो मेनली क्लिनिकल होता है
उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल इमेजिंग बेसिकली कि रूल आउट अदर कॉजेस, बाकी तो है नहीं कि जैसे डिमेंशिया की दूसरी कॉजेस आता है, थोड़ा ब्लड टेस्ट भी इसीलिए करते हैं, बाकी जो जांचें होता है कि ट्रीटेबल कॉजेस ऑफ डिमेंशिया को रूल आउट करने के लिए देर आर स्पेसिफाइड पेट स्कैन्स, देर आर स्पेसिफिक कॉम्पाउंड्स जो ले रहे, CSF बायोमार्कर्स, बहुत कुछ अभी आगे बढ़ रहे हैं जो अर्ली स्टेजेस में हम पिकअप कर सकते हैं। राइट। प्रोफेसर कुमार, क्या अल्जाइमर्स के रोगियों में डिप्रेशन भी देखा जाता है? डिप्रेशन अल्जाइमर्स के रोगियों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। काफ़ी लोगों को डिप्रेशन होता है। इसके विपरीत मैं ये मौका यूज़ करूँगा ये बताने के लिए भी कि जिनको सिर्फ डिप्रेशन की बीमारी है उनको भी डिमेंशिया होने के बहुत चांस होते हैं और उसको सूडो डिमेंशिया कहते हैं। अगर डिप्रेशन ट्रीट कर दिया जाए तो उनका डिमेंशिया ठीक हो जाता है। मतलब डिप्रेशन भी एक रिवर्सिबल डिमेंशिया का कॉज है। जी रेणु जी, ये जो बीमारी है ये समय के साथ बढ़ती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, ये समय के साथ बढ़ती है। डॉक्टर पद्मा, दो सवालों का एक सवाल है कि जब ये बीमारी बढ़ेगी ही, आपने बताया कि धीरे धीरे बढ़ती है, तो फिर इलाज कराने का फायदा क्या है, एक सवाल। और दूसरा हिस्सा ये है कि इस दिशा में इलाज में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं? राइट। तो अर्ली स्टेजेस स्टेज 1 हो सकता है हम ना पता करें, एटलीस्ट स्टेज 2 में अगर जो ड्रग्स अवेलेबल है 4 किस्म की है अल्जाइमर्स डिसीज का, अगर स्टेज 2 अर्ली स्टेजेस में अगर हम ये दे तो इसकी बढ़ने की रफ्तार को, उसकी तेजी को हम रोक सकते हैं, मतलब स्लो डाउन कर सकते। तो अगर 1 साल में बढ़ने वाला हो सकता है 3 साल में बढ़े, तो उनकी प्रोडक्टिव और यूजफुल लाइफ एक्सटेंड हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे नया चीज़ें आ रहे हैं इंक्लूडिंग वैक्सीन्स। हालांकि एक वैक्सीन तो उसमें मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस आ गया था, वो रुका गया। दूसरी वैक्सीन अभी आ गई है, वो टेस्ट में है, फेज 2 में है। बहुत सारे जो ड्रग्स आ रहे हैं, वो जो प्लाक्स या जो डिपॉजिट हो रहे उसको निकालने के लिए, उसकी जो बैड इफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए, और जो चला गया उसको दोबारा आने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। जी प्रोफेसर कुमार, आपसे समझे कि क्या इस तरह के जो रोगी हैं अल्जाइमर्स के रोगी, क्या वो लीगल मैटर्स में फैसले ले सकते हैं? देखिए, ये अल्जाइमर के जो रोग है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ शुरू की स्टेज में उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो इंटैक्ट रहती हैं काफ़ी हद तक, और वो फैसले भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर के सलाह के साथ और एक लॉयर की सलाह के साथ अगर ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अभी काफ़ी हद तक ठीक हैं और वो फैसले ले सकते हैं, तो वो अपनी विल भी लिख सकते हैं, अपने इनहेरिटेंस की लॉज भी लिख सकते हैं, और अपने पर्सनल और हेल्थ मैटर्स के बारे में एडवांस डायरेक्टिव भी दे सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा ये डिमेंशिया या अल्जाइमर की बीमारी बढ़ जाए तो फिर वो खुद इसमें सक्षम नहीं रहते, ना उनकी इस क्रिया को कोई लीगल सैंक्टिटी मानी जाती है। जी रेणु जी, जब किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करनी हो तो क्या क्या ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ख्याल है कि जो केयर गिवर है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर वो स्माइल करके उससे बात करता है तो केयर गिवर को, मरीज को की केयर गिवर बहुत आसान हो जाती है। जी। अच्छा, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको उनको प्यार से नॉन वर्ड वाला लैंग्वेज, जैसे पीठ सहला के, हाथ प्यार से हाथ में हाथ पकड़ के, कई बार हल्का फुल्का मजाक करके, जैसे कि ओ यू आर वेरी नॉटी, इस तरह से उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे मरीजों को। तो ये चीज़ें नॉन वर्बल क्यूज ज़रूर इस्तेमाल करिए। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बैठे सभी विशेषज्ञों का। और जैसे कि 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है और इस बार का थीम है रिमेंबर मी, तो याद रखिए अगर आपके घर में कोई अल्जाइमर का रोगी है तो उसको आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है और सही देखभाल की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर जैसे जैसे सभी की उम्र बढ़ रही है तो ज़रूरत इस बात की होगी कि जो रिस्क फैक्टर्स हमारे विशेषज्ञों ने बताए हैं उनका ख्याल रखिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए जिससे अल्जाइमर्स और दूसरे ऐसे सभी विकारों से बचाव हो सके। ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनों का ख्याल रखिए, जिनकी उम्र बढ़ रही है उनका ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखने के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.